इससे पहले जो मैं आपको बता रहा था वो मैं ये बता रहा था कि रूबिस्को एंजाइम, पूरी मैं आपको जो बात बता रहा था, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है, तो इसी वजह से मैं इसको एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ। रूबिस्को जो एंजाइम है वो दो तरह से काम कर सकता है। वो ड्यूल नेचर का होता है, वो कार्बो ऑक्सीलेज का भी काम कर सकता है और वो ऑक्सीजनेज का भी काम कर सकता है। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि एंजाइम तो स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन कंडीशंस के अंदर वो अपनी स्पेसिसिटी जो है वो क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऑक्सीजनेज, अब क्या होता है वो कंडीशन जिसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को, चलो ये ऊपर कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो ये किसके तौर पे काम करेंगे, कार्बोक्सिलेज के तौर पे काम करेगा रूबिस्को। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलाएगा और उससे कौन सी वाली साइकिल चलेगी, उससे केल्विन साइकिल चलेगी, जिसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं, जिससे ग्लूकोज बनता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो ये किसके तौर पे काम करेगा, ये ऑक्सीजनेस के तौर पे काम करेगा। जब ऑक्सीजनेस के तौर पे काम करेगा तो ऑक्सीजन को मिला देगा राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ और उससे एक वेस्टफुल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम कहेंगे फोटो रेस्पायरेशन। इस फोटो रेस्पायरेशन को इस फोटो रेस्पायरेशन को मिनिमाइज करने के लिए इस फोटो रेस्पायरेशन को मिनिमाइज करने के लिए टू मिनिमाइज या इसको खत्म करने के लिए जो है वो टू एडॉप्टेशन होती हैं प्लांट्स के अंदर। और वो एडॉप्टेशन कौन सी होती हैं, एक C4 फोटोसिंथेसिस और एक होता है कैम। अच्छा, अब देखो मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है इस फोटो रेस्पायरेशन को। तो फोटो रेस्पायरेशन को मिनिमाइज करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि किसी तरीके से इस रूबिस्को को, ये जो रूबिस्को एंजाइम है, इसको ऑक्सीजन से दूर रखा जाए, ऑक्सीजन को इसके पास ही ना जाने दिया जाए। जब इसके पास ऑक्सीजन जाएगी तब ये ऑक्सीजनेस का तौर पे काम करेगा ना, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी फिर ऑक्सीजन इसके करीब जाएगी। तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि ऑक्सीजन को रूबिस्को एंजाइम के पास जाने से रोक दिया जाए, कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो C4 फोटोसिंथेसिस है और ये जो कैम फोटोसिंथेसिस है, इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि ऑक्सीजन को जो है वो रूबिस्को के पास जाने से रोका जाता है। कैसे ऑक्सीजन को रूबिस्को के पास जाने से रोका जाता है, अब ये बात पहले मैं तुम्हें समझाऊंगा। सबसे पहले C4 फोटोसिंथेसिस में आपको बताता हूं कि ऑक्सीजन कैसे रूबिस्को के पास नहीं जाती। अब इधर देखो, ये मैं एक लीफ ड्रा कर रहा हूं, ये हो गया लीफ, सही है। जो नॉर्मल प्लांट होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, जिनमें सॉरी फोटोसिंथेसिस तो तमाम प्लांट में होता है, मतलब ये जिनके अंदर C4 फोटोसिंथेसिस नहीं होती, उन प्लांट के अंदर क्या होते हैं, उनके लीव्स में सिर्फ फोटोसिंथेसिस जो होती है वो एक ही टाइप के मीजोफिल सेल्स में होती है। उनमें सिर्फ क्या होते हैं, ऐसे मीजोफिल सेल होते हैं। वेस्कुलर बंडल तो होगा इनमें, जाइलम और फ्लोएम, लेकिन इसके अलावा चारों तरफ क्या होते हैं, सिर्फ मीजोफिल सेल होते हैं। मीजोफिल सेल के अलावा ये दूसरे किसी सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। उनमें सिर्फ कौन से सेल होते हैं, उनमें सिर्फ होते हैं मीजोफिल सेल। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, उन सेल में, मीजोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस होती है। ये कौन से वाले प्लांट की बात कर रहा हूं, ये मैं उन प्लांट्स की बात कर रहा हूं जिनमें C4 फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अब क्या होता है, जिनमें C4 फोटोसिंथेसिस होती है, देखो ये एक प्लांट है जिसमें C4 फोटोसिंथेसिस हो, उसका मैंने ये लीफ ड्रा कर रहा हूं। अब लीफ के अंदर क्या है, इसके लीफ के अंदर सबसे पहले तो मैं बना देता हूँ वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल किस किस चीज पर कंसिस्ट होता है, वेस्कुलर बंडल में आपने पढ़ा है एक जाइलम होता है, ये मैंने बीच में जाइलम बना लिया। और जाइलम के चारों तरफ क्या होता है, जाइलम के चारों तरफ होता है फ्लोएम, ये हो गया वेस्कुलर बंडल। जो C4 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट के अंदर क्या होता है कि इस वेस्कुलर बंडल के साथ ऐसे चारों तरफ, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ कुछ सेल्स का एक ग्रुप मौजूद होता है। ऐसे वेस्कुलर बंडल के साथ ऐसे सेल का एक ग्रुप मौजूद होता है। और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं बंडल शीट सेल। इनको हम क्या कहते हैं, बंडल शीट सेल।
अभी मैंने आपको क्या बताया, जो C4 प्लांट होते हैं, ये देखो C3 प्लांट का लीफ है जो नॉर्मली है, लेकिन ये किस प्लांट का लीफ है, C4 प्लांट का लीफ है। C4 प्लांट वो जिनमें C4 फोटोसिंथेसिस होगी। तो ये जो C4 प्लांट होते हैं, इनमें वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ कुछ स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं बंडल शीट सेल। अब क्या होता है कि ये जो बंडल शीट सेल होते हैं, इनके चारों तरफ जो इसकी वॉल होती है वो बहुत थिक होती है। चारों तरफ वॉल इसकी क्या होती है, थिक होती है, ऐसा चारों तरफ इसकी वॉल थिक होती है। और रुबिस्को जो होता है, रुबिस्को एंजाइम कहाँ मौजूद होता है, रुबिस्को एंजाइम इन बंडल शीट सेल में होता है। रुबिस्को कहाँ होगा, रुबिस्को होगा इन बंडल शीट सेल में। और इन शीट सेल के चारों तरफ जो वॉल होगी इसकी बहुत थिक होगी, और ये वॉल इनपरमेएबल होगी किसके लिए, गैसेस के लिए। मतलब इसकी वॉल में से गैसेस नहीं गुजर सकती, ना कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती है ना ऑक्सीजन। अभी आपको थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं गुजरेगी तो रुबिस को कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे मिलेगा, मगर अभी सिर्फ इतनी बात याद रखो कि ये जो बंडल शीट सेल है रुबिस्को इनके अंदर मौजूद है, और इनके चारों तरफ जो वॉल है वो एक ऐसी वॉल है जो गैसेस के लिए इनपरमेएबल है। ना इसमें से ऑक्सीजन गुजर सकती है और ना इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती है। अब दूसरी तरफ होते हैं इसके पास मीजोफिल सेल। ये कौन से वाले सेल हैं, ये हैं मीजोफिल सेल। ये सारे जो बना रहा हूं ये कौन से सेल हैं, मीजोफिल सेल हैं। अब इन C4 प्लांट के अंदर क्या होता है, जो C3 प्लांट होते हैं, C3 प्लांट के अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन भी मीजोफिल सेल में होता है और डार्क रिएक्शन भी मीजोफिल सेल में होता है। लेकिन जो C4 प्लांट होते हैं उनमें जो लाइट रिएक्शन होता है वो कहां पर होता है, वो होता है मीजोफिल सेल में। और जो डार्क रिएक्शन होता है वो किस में होता है, वो होता है बंडल शीट सेल में। और आपको पता है ऑक्सीजन कौन से उसमें प्रोड्यूस होती है, लाइट रिएक्शन में ना। तो चलो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गई है, लाइट रिएक्शन में क्या हो गई, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गई। और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम आ रही है, ऑक्सीजन ज्यादा हो गई। लेकिन अभी ना ये ऑक्सीजन रुबिस्को के पास पहुंच सकती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रुबिस्को को तो हमने बिल्कुल क्या कर दिया है, पैक कर दिया। रुबिस्को को क्या कर दिया है, रुबिस्को को बिल्कुल पैक कर दिया गया है, यानी इसको ऑक्सीजन को इसके करीब नहीं जाने देना। मतलब ये प्लांट्स ने अपने अंदर एक एडोप्टेशन या कह लें एक चालाकी है, इनकी एक चालाकी है ये, कि ये ऑक्सीजन को अंदर दाखिल होने नहीं दे रहे। तो लेकिन उसके साथ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर दाखिल नहीं होगी। अब प्रॉब्लम ये होगा कि फूड बनाने के लिए रुबिस्को को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलना है, लेकिन जो सी ये जो बंडल शीट सेल है, बंडल शीट सेल से तो कोई ना कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती है ना ऑक्सीजन गुजर सकती है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि पूरा का पूरा लीफ ड्रा नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ दो सेल ड्रा कर लेता हूँ जैसे आपकी बुक में ड्रा हुए हैं। मैं एक मीजोफिल सेल ड्रा कर देता हूँ और उसके साथ एक बंडल शीट सेल ड्रा करता हूँ। फिर मैं आपको जो है वो इसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ कि किस तरीके से अब ये किस चालाकी के साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रुबिस्को तक पहुंचाएंगे। यहाँ तक की मेरी बात क्लियर है स्टूडेंट? यस सर। यस सर। है थोड़ा कंफ्यूजन, लेकिन आप इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताना जा रहा हूँ। अब देखो सिर्फ देखो C3 प्लांट का भी मैंने साथ में बता दिया कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी, ये अपने रुबिस्को को ऑक्सीजन से बचा नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं बचा पा रहे थे रुबिस्को को ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन ज्यादा हो गई, मीजोफिल सेल से ही लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, और डार्क रिएक्शन में थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के जरिए प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इतनी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन ज्यादा हो गई। और भाई जब ऑक्सीजन ज्यादा है तो रुबिस्को तो जो है वो ऑक्सीजन को फौरन अपने पास ले लेगा जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी। मतलब ये कहेगा, जो ये मतलब ये है कि रुबिस्को कहता है जो मेजोरिटी इज अथॉरिटी, यहाँ पर क्या है, मेजोरिटी इज अथॉरिटी, जो मेजोरिटी में उसी के साथ। लेकिन अब इस C4 प्लांट ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई है, उन्होंने गेम खेला है किसके साथ, रुबिस्को के साथ। अब क्या किया है देखो, अब मैं यहाँ पर सिर्फ दो सेल बना देता हूँ। चलो ये मैंने बना दिया, कौन सा सेल है, ये बंडल शीट सेल है। ये चलो ये कौन सा सेल है, ये है बंडल शीट सेल, ये हो गया बंडल शीट सेल। और ये इसके साथ में ऊपर बना देता हूँ, कौन सा वाला सेल हो गया, ये हो गया मीजोफिल सेल। अब क्या हुआ है कि रुबिस्को जो एंजाइम है वो कहाँ मौजूद है, रुबिस्को एंजाइम यहाँ मौजूद है बंडल शीट सेल में, रुबिस्को एंजाइम मौजूद है।
और बंडल शीट के सेल के अंदर के क्लोरोप्लास्ट में राइबोलोज बिसफॉस्फेट भी मौजूद है। और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ ज्यादा हो गई है, ऑक्सीजन ज्यादा हो गई है यहाँ बाहर की तरफ मेसोफिल सेल में। मगर ये ऑक्सीजन तो इसके अंदर जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो इसकी जो वॉल है, किसकी, बंडल शीट सेल की जो वॉल है वो इनपरमिएबल है, किसके लिए, गैसेस के लिए। उसने ऑक्सीजन को अंदर आने नहीं देना। लेकिन ये इनपरमिएबल सिर्फ गैसेस के लिए है और दूसरे मॉलिक्यूल्स के नहीं है। दूसरे मॉलिक्यूल्स इसमें से क्या होते हैं, गुजर जाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इस बंडल शीट सेल तक किसी ना किसी तरीके से ये ऑक्सीजन पहुंचानी है। मेसोफिल सेल ने ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचानी है, ऑक्सीजन नहीं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को किसी तरीके से इस रुबिस्को के पास पहुंचाना है, ऑक्सीजन को दूर रखना है और कार्बन डाइऑक्साइड को किसी तरह रुबिस्को के पास पहुंचा देना है। अब क्या करते हैं कि ये जो इसकी वॉल है ये कार्बन डाइऑक्साइड को जाने नहीं देगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड को छुपा के अंदर भेजा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को सीक्रेटली छुपा के अंदर भेजा जाएगा। और इसमें काम क्या करेंगे ये C4 प्लांट, ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड किसको किसके साथ मिला देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पहले मिलाएंगे। एक दूसरी साइकिल, पहले मेसोफिल सेल में एक अलग से साइकिल चलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएंगे एक 3 कार्बन कंपाउंड फोस्फोफिनोल पायरोवेट के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलेगा, पहले कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा फोस्फोफिनोल पायरोवेट के साथ। जब कार्बन डाइऑक्साइड फोस्फोफिनोल पायरोवेट के साथ मिलेगा तो फोस्फोफिनोल पायरोवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, PEP। जब इसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन लगेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सालो एसीटेट में। अब आप ये बात समझ जाएं कि C4 प्लांट को C4 प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि पहली दफा कार्बन डाइऑक्साइड इनमें जब फिक्स होती है तो उससे जो पहला कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, ऑक्सालो एसीटेट। इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं C4 प्लांट्स, या इस फोटोसिंथेसिस को हम कह रहे हैं C4 फोटोसिंथेसिस, क्योंकि पहला कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स हो रहा है तो वो 4 कार्बन कंपाउंड बना रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं ऑक्सालो एसीटेट। फिर ऑक्सालो एसीटेट को कन्वर्ट कर देता है मैलेट में, और मैलेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है। अब क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर छुपा हुआ है, ये इस मैलेट के अंदर छुपा हुआ है। क्योंकि ये बंडल शीट सेल गैसेस को तो जाने नहीं देंगे, तो अब क्या होगा, ये कौन अंदर चला जाएगा, मैलेट अंदर चला जाएगा। इसके मैलेट को अलाउ करेंगे कि अंदर चला गया। लेकिन मैलेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी छुपकर आ गई है। मैलेट के साथ क्या छुपकर आ गई, मैलेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर आ गई। अब मैलेट क्या करेगा, मैलेट ये करेगा कि यहाँ पर जैसे ही बंडल शीट में मैलेट आएगा तो बंडल शीट के सेल के अंदर मैलेट जो आएगा तो ये मैलेट फौरन ही जो है वो टूट जाएगा। ये मैलेट टूट जाएगा किसके अंदर, एक तो टूट जाएगा ये किसमें, पायरोवेट में। पायरोवेट में टूटेगा, पायरोवेट 3 कार्बन कंपाउंड है और साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो थी ना, मैंने आपको कहा था ना चालाकी से अंदर आएगी अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसको चालाकी से अंदर लेकर आ जाएंगे। कैसे लेके आएंगे, पहले इसको मिलाया PEP के साथ, फिर ऑक्सालो एसीटेट के साथ मिलाया, मैलेट में कन्वर्ट किया। लेकिन इतने प्रोसेस की जरूरत क्यों पेश आई, इसकी कोई ना कोई रीजन होती है, मगर आप अभी इस रीजन को छोड़ दो। आपको जो बात समझो ये याद रखें। यहाँ पर ये मैलेट अंदर आ गया, फिर मैलेट टूट गया कार्बन डाइऑक्साइड और पायरोवेट। फिर ये पायरोवेट क्या होगा, पायरोवेट दोबारा चला जाएगा किसके अंदर, पायरोवेट दोबारा मेसोफिल सेल में जाएगा और पायरोवेट एक ATP को इस्तेमाल कर कर दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा PEP में। एक साइकिल मेसोफिल सेल में चल रही है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आ गया है अब किधर, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है बंडल शीट सेल में। अब यहाँ कोई ऑक्सीजन तो है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब क्या होगा, रुबिस्को जो है वो, रुबिस्को को हमने बचा लिया कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन अब बाहर खड़ी रहेगी, अब ये देखती रहेगी, ऑक्सीजन अंदर तो जा नहीं सकती। और मजे से कार्बन डाइऑक्साइड रुबिस्को के साथ मिलेगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को रुबिस्को अब किसके साथ मिलाएगा, अब ये मिलाएगा राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ। और एक नॉर्मल जो है वो कौन सी साइकिल शुरू हो जाएगी, केल्विन साइकिल, और उस केल्विन साइकिल से ग्लूकोज बनेगा। अब आपने देखो ये बात नहीं है कि अगर आपसे पूछा जाए कि C4 प्लांट के अंदर क्या C3 साइकिल नहीं होती, भाई C3 साइकिल होती है C4 प्लांट में, लेकिन उसके साथ एक अलग से भी साइकिल चल रही है जो C4 साइकिल है, जो मेसोफिल सेल के अंदर होती है। एक दफा फिर रिपीट कर दूं, देखो
पहले आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो रीड करता हूँ C4 प्लांट का, फिर जो है वो बताता हूँ। देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है C4 प्लांट आर नेम्ड बिकॉज दे गो थ्रू द केल्विन साइकिल with an alternative mode of carbon dioxide fixation that form 4 carbon compound oxaloacetate as first product। कहता है कि C4 प्लांट जो हैं वो भी केल्विन साइकिल करते हैं। देखो यहाँ पर केल्विन साइकिल हुई है, लेकिन केल्विन साइकिल करने से पहले वो एक दूसरे जो है वो अल्टरनेटिव मोड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो मीजोफिल में हो रहा है, एक दूसरा भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का एक मोड जो है वो यूज करते हैं। और उसमें क्या बनता है, उसमें एक 4 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ऑक्सालो एसीटेट। द 4 कार्बन कंपाउंड, ये ऑक्सालो एसीटेट जो है ये मेलेट में कन्वर्ट होता है और मेलेट जाकर फिर क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही कह रहा है द 4 कार्बन कंपाउंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि मेलेट भी तो 4 कार्बन कंपाउंड है ना। और यही बंडल शीट सेल में जाकर क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड which is reassimilated into organic material by Rubisco and Calvin cycle। और वही कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रुबिस्को उसके साथ राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ मिलाकर कौन सी साइकिल चला देता है, केल्विन साइकिल चला देता है। Among the C4 plant important in agriculture are sugar cane, corn and member of grass family। अब यहाँ पर आपकी बुक में C4 प्लांट की एग्जांपल्स में कौन कौन से प्लांट दिए हैं, एग्जांपल्स ऑफ C4 प्लांट। C4 प्लांट की एग्जांपल में कौन कौन से प्लांट आ जाते हैं, शुगर कैन C4 प्लांट है। इसके अलावा जो है वो कॉर्न जो है ये भी C4 प्लांट है। और इसके अलावा जो कुछ ग्रासेस भी C4 प्लांट हैं। C4 प्लांट ज्यादातर किस एरियाज में होते हैं, जो बहुत गर्मी वाले एरियाज होते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो वहां पर ये C4 प्लांट होते हैं। C4 प्लांट आपको समझ में आया, C4 मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे फोटोसिंथेसिस का मतलब काम सिर्फ यही है कि रुबिस्को से ऑक्सीजन से रुबिस्को को बचाया जा रहा है, किसी तरह ये ऑक्सीजन रुबिस्को के पास ना पहुंचे, और उसका पूरा ये एक मैकेनिज्म मैंने बताया। अब थोड़ा सा पहले फर्क देख लें C3 प्लांट और C4 प्लांट के अंदर। दो किस्म के प्लांट हो गए ना, एक तो कैंप प्लांट तो भी मैंने आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी C3 और C4 प्लांट का फर्क बताऊं। जिनके अंदर जो है वो C4 फोटोसिंथेसिस नहीं होती, उन प्लांट को हम क्या कहते हैं, उनको हम C3 प्लांट कहते हैं ना। मतलब C3 प्लांट में सिर्फ केल्विन साइकिल होती है और कोई दूसरी साइकिल नहीं होती, जबकि C4 प्लांट के अंदर केल्विन साइकिल के साथ ये दूसरी C4 साइकिल भी मेसोफिल सेल में होती है। अब इनमें फर्क देख लेते हैं, C3 प्लांट और C4 प्लांट में फर्क क्या है। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि ये बात समझ में आई है जो मैंने अभी आपको बताई है। एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ एक दफा फिर रिपीट इसको, फिर आगे चलता हूँ। चलो मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ। अब देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो रुबिस्को एंजाइम होता है वो दो तरह से काम करता है, वो कार्बोक्सिलेज के तौर पे भी काम करता है और ऑक्सीजनेज के तौर पे भी काम करता है। बेहतर ये होता है प्लांट के लिए कि रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज के तौर पे काम करे। जब वो कार्बोक्सिलेज के तौर पे काम करेगा तो वो राइबोलोज बाइफॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर केल्विन साइकिल स्टार्ट करेगा और ग्लूकोज बनाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर एक वेस्टफुल प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, जो क्या है, जो है फोटो रेस्पिरेशन, जो किसी काम का नहीं है। अब कुछ प्लांट्स अपने अंदर कुछ ऐसी अडोप्टेशन डेवलप करते हैं जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन को रोका जा सके। तो उसके लिए जो एक एडोप्टेशन मैंने आपको बताई, वो एडोप्टेशन क्या है, वो एडोप्टेशन है बेसिकली जो है वो C4 फोटोसिंथेसिस। और C4 फोटोसिंथेसिस जो होती है वो जिन प्लांट्स में होती है, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, उन प्लांट्स को हम कहते हैं C4 प्लांट। अब क्या होता है देखो C4 प्लांट के अंदर, वैसे जो नॉर्मल C3 प्लांट होते हैं उनमें सिर्फ मेसोफिल सेल होते हैं। जो C3 प्लांट होते हैं उनमें कौन से सेल होते हैं, उनमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों किसमें होता है, दोनों होता है मेसोफिल सेल में। लेकिन जो C4 प्लांट होते हैं उनमें मेसोफिल सेल के साथ एक दूसरे भी सेल्स होते हैं। ये मैं जो दूसरा सेल बना रहा हूं, ये दूसरे भी सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं बंडल शीट सेल, जिनको हम क्या कहते हैं, बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये वेस्कुलर बंडल के साथ अटैच होते हैं, तो इस वजह से इनको हम बंडल शीट सेल कहते हैं। अब जो C4 प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, लाइट रिएक्शन तो मेसोफिल सेल में होता है। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन होता है मेसोफिल सेल में। और जो डार्क रिएक्शन होता है जिसमें रुबिस्को इस्तेमाल होता है,
वो कौन से वाले सेल में होता है? वो होता है डार्क रिएक्शन बंडल शीट सेल में होता है। फिर मैंने आपको बताया है कि ये जो बंडल शीट हैं, सेल हैं, इनकी वॉल जो होती है चारों तरफ, वो इम्परमिएबल होती है। किसके लिए? वो इम्परमिएबल होती है गैसेस के लिए, मतलब इससे गैसेस गुजर नहीं सकती। और उसको क्यों इम्परमिएबल गैसेस के लिए कर दिया गया है? इस वजह से इम्परमिएबल गैसेस के लिए कर दिया है ताकि रूबिस्को के रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ ना मिल सके। क्योंकि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा, रूबिस्को ने तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसके साथ मिल जाना है। और रूबिस्को जो कहता है अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो मैं ऑक्सीजन के साथ मिलूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलूंगा। अब प्लांट ने ये काम करना है कि रूबिस्को को कुछ नहीं छेड़ना है। अब इन्होंने सिर्फ इतना काम करना है कि ऑक्सीजन को रोकना है। रूबिस्को को तो कोई मसला नहीं, वो कह रहा है ऑक्सीजन ज्यादा आ गई मैं ऑक्सीजन से मिल जाऊंगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड से मिलूंगा। तो अब काम ये करना है कि ऑक्सीजन से रोकना है इसको, ऑक्सीजन को इसके पास जाने नहीं देना। ऑक्सीजन को इसके पास जाने ना देने के लिए क्या करता है, नेचर ने क्या किया है, बंडल शीट सेल की लेयर को इनपरमिएबल कर दिया। किसके लिए? गैसेस के लिए। ना ऑक्सीजन इसके अंदर जा सकती है और ना कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जा सकती है। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड की तो जरूरत है ना, केल्विन साइकिल कैसे चलेगी चलेगी जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। तो C4 प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बंडल शीट सेल के अंदर भेजते हैं, लेकिन छुपा कर भेजते हैं। कैसे छुपा कर भेजते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जब मीजोफिल सेल में होती है, वो किसके साथ मिल जाती है? वो मिल जाती है पीईपी के साथ, फोस्फोफिनोल पायरोवेट के साथ। फिर फोस्फोफिनोल पायरोवेट्स के साथ मिलकर जो है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड बनाती है, जिसको ऑक्सालो एसीटेट कहते हैं। क्योंकि इस साइकिल में पहला जो स्टेबल कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है, वो 4 कार्बन वाला कंपाउंड बना है। तो इसी वजह से इस अल्टरनेटिव कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को C4 फोटोसिंथेसिस, या इन प्लांट्स को हम C4 जो है वो प्लांट कहते हैं। फिर ऑक्सालो एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में। फिर ये मैलेट जो है वो, ये मैलेट दाखिल होता है किसके अंदर? बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में मैलेट दाखिल होने के बाद क्या है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। किस किस में? मैलेट टूट जाता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड में, और दूसरा किस में टूट जाता है? दूसरा ये बना लेता है पायरोवेट। पायरोवेट दोबारा मीजोफिल सेल में चला जाता है, और पायरोवेट एक एटीपी को इस्तेमाल करके दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? दोबारा पीईपी में कन्वर्ट होता है। और रूबिस्को, अब रूबिस्को को तो ऑक्सीजन नहीं मिली, रूबिस्को को तो कार्बन डाइऑक्साइड मिली है। अब रूबिस्को क्या करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलाएगा और दोबारा नॉर्मली केल्विन साइकिल चल जाएगी, और इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा ग्लूकोज। हो गया ये क्लियर? C4 प्लांट कैसे उन्होंने जो है वो रूबिस्को को यस सर। ऑक्सीजन के मिलने से सिर्फ काम इतना किया है, ऑक्सीजन को रूबिस्को के पास जाने नहीं दिया। और बेचारे जो C3 प्लांट होते हैं, वो समझ लो कि C3 प्लांट इतने चालाक नहीं होते, उनके पास तो सिर्फ एक मीजोफिल सेल है, उनके पास कोई दूसरा सेल ही नहीं है। अब उनका तो रूबिस्को बेचारा खुला हुआ पड़ा हुआ है, पीछे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है, जब गर्मी का टाइम है, तो अब क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा हो रही है तो ये मिल जाएगा कि ऑक्सीजन किसके साथ मिल जाए। रूबिस्को क्या करेगा, ऑक्सीजन को राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिला देगा, और उसके साथ फिर फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी। और फोटोसिंथेसिस तब होगी जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो ये, और ये प्लांट कहलाते हैं C3 प्लांट। और ये प्लांट कौन से प्लांट कहलाते हैं? ये कहलाते हैं C4 प्लांट। अब आप कैसे फर्क देख सकते हो C3 प्लांट और C4 प्लांट में? C3 प्लांट में बंडल शीट सेल नहीं होते, पॉइंट याद रखोगे। C3 प्लांट के लीफ के अंदर बंडल शीट सेल मौजूद नहीं होते, जबकि C4 प्लांट के अंदर क्या होता है, बंडल शीट सेल भी मौजूद होते हैं और मीजोफिल सेल भी मौजूद होते हैं। C3 प्लांट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है तो पहला स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन वाला बनेगा। लेकिन C4 प्लांट के अंदर पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनेगा केल्विन साइकिल से पहले, वो 4 कार्बन वाला कंपाउंड ऑक्सालो एसीटेट बनेगा, जबकि वो C3 प्लांट के अंदर जो है वो नहीं बनेगा। C3 प्लांट टेम्परेट एरिया में होते हैं, ना जहां ज्यादा गर्मी भी होती है ना सर्दियां, दोनों ही होती हैं। लेकिन C4 प्लांट गर्म इलाकों के अंदर होते हैं। C3 प्लांट के लोग ठंडे इलाकों में होते हैं, और C3 प्लांट ठंडे इलाकों के प्लांट हैं, और C4 प्लांट कौन से होते हैं? गर्म इलाकों के जो है वो प्लांट है। अब मैं आपको पहला मैकेनिज्म मैंने बता दिया, ये C4 फोटोसिंथेसिस। एक दूसरा भी मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं कैम। अब कैम की तरफ चलो। Yes, sir. चलो कैम, कैम
क्रेसुलिन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब देखो केम प्लांट का पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो बेसिकली ये जो केम वाली फोटोसिंथेसिस है ये कौन से वाले प्लांट्स के अंदर होती है? ये होती है ज्यादातर किस किस प्लांट के अंदर केम वाला मैकेनिज्म होता है? ये होता है कैक्टस प्लांट में। कैक्टस पता है ना प्लांट, जैसे ओपनशिया होता है, ऐसे कांटों वाले पौधे होते हैं, ऐसे पौधे, ऐसे ऐसा जो पौधा होता है, ऐसे उस पे थॉर्न होते हैं, डेजर्ट्स में जो लगते हैं प्लांट। यस सर, जीरोफाइट प्लांट हाँ होते हैं। जीरोफाइट, ये कैक्टस प्लांट होते हैं। इसके अलावा पाइनएप्पल भी इसमें आ जाए, पाइनएप्पल भी इसी कैम प्लांट की एग्जांपल में आ जाता है। अब ये प्लांट क्या करते हैं? अब इन प्लांट को पानी, क्योंकि यहाँ ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है और पानी बहुत कम होता है, तो अब इन प्लांट को अपना पानी बचाना होता है। अब ये प्लांट क्या करते हैं? इन प्लांट को तो अपना पानी जाया होने ही नहीं देना है, तो अब ये प्लांट क्या करते हैं अपने, क्योंकि दिन के टाइम यहाँ पर सूरज की रोशनी ज्यादा होती है और दिन के टाइम जो है वो क्या होता है कि वाटर भी ज्यादा लॉस होने का खतरा होता है, तो दे क्लोज दियर स्टोमेटा, क्लोज दियर स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम। ये दिन के टाइम अपने स्टोमेटा क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। भाई दिन के टाइम इन्होंने अपने स्टोमेटा क्या कर दिए? ये क्लोज कर दिए। अब स्टोमेटा क्लोज करने से इनको फायदा क्या हो गया? इनको फायदा ये हो गया कि इनका पानी बाहर नहीं जा रहा। चलो ये तो फायदा हो गया कि इनका पानी बाहर नहीं जा रहा, लेकिन दूसरा नुकसान ये भी तो हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर जाएगी फोटोसिंथेसिस के लिए। अब ये प्लांट दूसरा काम करते हैं दिन के टाइम, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है तो स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, लेकिन ये स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं, ओपन ड्यूरिंग नाइट टाइम। रात को स्टोमेटा इनके ओपन हो जाते हैं, जबकि नॉर्मली प्लांट्स में ऐसा होता है कि दिन के टाइम स्टोमेटा ओपन होते हैं, रात को क्लोज होते हैं। इनमें उल्टा मैकेनिज्म है। अब रात के टाइम इन्होंने क्या किया? रात के टाइम इनके स्टोमेटा जो है वो क्या हो गए? रात को इनके स्टोमेटा जो है ये क्या हो जाएंगे? ये ओपन हो जाएंगे। ये स्टोमेटा इनके रात को क्या हो गए? ये ओपन हो गए। जैसे ही रात को स्टोमेटा ओपन हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गई। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को रात को अंदर आने का फायदा क्या है? करेगी क्या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आकर? फोटोसिंथेसिस तो होती ही नहीं है। मैंने आपको कहा था डार्क रिएक्शन भी गलत नेम है, डार्क रिएक्शन भी दिन के टाइम ही होता है। एटीपी चाहिए, एनएडीपीएच चाहिए, वो तो है ही नहीं। अब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ये केम प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देते हैं ऑर्गेनिक एसिड के साथ, ऑर्गेनिक एसिड के साथ मिला देते हैं। वही सेम प्रोसेस वही है, ऑक्सालो एसीटेट के साथ ही मिलाते हैं, वही है सेम, लेकिन यहाँ पर लिख दिया ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड के साथ मिला के कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं। फिर ये ऑर्गेनिक एसिड को कहां पर, ऑर्गेनिक एसिड जो जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई है, इसको कहां स्टोर कर लेते हैं? इसको स्टोर कर लेते हैं सेल के वैक्यूल में। ये ऑर्गेनिक एसिड और उसके साथ क्या लगी हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कहां स्टोर कर लिया? वैक्यूल में। फिर जैसे ही दिन की रोशनी स्टार्ट होगी, जैसे ही दिन होगा स्टार्ट, तो स्टोमेटा दोबारा क्लोज हो जाएंगे। अब जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो अब क्या होगा? अब इसको करनी है फोटोसिंथेसिस। अब बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ रही। अब ये क्या करेंगे कि इन्होंने रात को जो कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, रात को जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने ली थी, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑर्गेनिक एसिड के साथ मिलाई थी, यही कार्बन डाइऑक्साइड वैक्यूल से रिलीज होगी और यही जाकर रेबेलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलेगी। कौन मिलाएगा? रुबिस्को। और सेम फिर कौन सी वाली साइकिल चलेगी? केल्विन साइकिल। बहुत सिंपल सी बात है ये, कि इन प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा है? रात को स्टोमेटा को खोल रहे हैं, दिन को स्टोमेटा को बंद कर रहे हैं। जब रात को स्टोमेटा को खोल रहे हैं तो अपनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो दिन के टाइम चाहिए रात को, उसको एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करके उसको ऑर्गेनिक एसिड के साथ फिक्स कर लिया। और दिन के टाइम जब फोटोसिंथेसिस हुई और कहां पर स्टोर कहां किया उसको? ऑर्गेनिक एसिड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उसको वैक्यूल में। और दिन में जब फोटोसिंथेसिस होगी तो वहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती रहेगी और इनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता रहेगा। क्रेसुलिन एसिड मेटाबॉलिज्म इसको कहते हैं, इस पूरा जो साइकिल है सीकेम, क्रेसुलिन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेसियन मेरे ख्याल से एक फैमिली का नाम है, जो कैक्टस प्लांट की कोई फैमिली है और वो ऑर्गेनिक एसिड के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करती है, तो इस वजह से शायद इसको जो है वो क्रेसुलिन एसिड मेटाबॉलिज्म कहा जा रहा है। तो इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बात बता दी है ये याद रखना है। और ये याद रखना है कि कौन से प्लांट के अंदर कैम होता है। कैम तो बहुत सिंपल सा दिया हुआ है। अब स्टूडेंट क्लियर हो गया ये आपको? पूछो। सर जो C4 प्लांट थे उनमें उनमें
उन्होंने स्टोमेटा बंद कर दिया तो ऑक्सीजन तो अंदर ही प्रोड्यूस है। C4 प्लांट की बात कर रहे हो या कैम की? C4 प्लांट की, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से है जब उन्होंने स्टोमेटा बंद कर दिया था? कर दिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? अब एक और बात सुनो मेरी, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन भी तो होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के दौरान भी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना। प्लांट तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा जरूरत होती है तो बाहर से लेते हैं, लेकिन तो प्लांट की जो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसको भी तो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट के अंदर वैसे भी हो रही होती है ना, रेस्पिरेशन में भी तो प्रोड्यूस हो रही होती है, उसी को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लेते हैं। सर जी सर ये कैंप प्लांट जो होते हैं सर, ये अपना ऑक्सीजन कैसे रिलीज करते हैं? क्योंकि सर दिन के टाइम इनके स्टोमेटा बंद होते हैं जब ऑक्सीजन हमारे पास बनती है, और सर ये रात। अब आप देखो, अब आप सही बात, आप उस तरफ आ गए हो। आप कह रहे हो कि क्या इनके अंदर जो है वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती? ऑक्सीजन, सही बात, पॉइंट पे आ गए, क्योंकि आपकी बुक में बताया हुआ नहीं था तो मैं आपको ये बात बता भी नहीं रहा था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट फिर आगे डीप में जाते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने इतनी बात बताई थी जितना आपके लिए जरूरी है। अब भाई इसके अंदर तो ऑक्सीजन हो गई, तो क्या करेंगे इसको? फिर ये कैम प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी। लेकिन कैम प्लांट जो ये स्टोमेटा को क्लोज करते हैं, ये अपने पानी को बचाने के लिए करते हैं। ये अपने पानी को बचाने के लिए करते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये फोटो रेस्पिरेशन के लिए कर रहे हैं, जबकि ये फोटो रेस्पिरेशन के लिए कैम मैकेनिज्म नहीं है। स्टोमेटा को क्लोज जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? वो कर रहे हैं बेसिकली जो है वो किसके लिए? पानी को स्टोर करने के लिए। वो कहते हैं भले फोटो रेस्पिरेशन हो जाए लेकिन हमें पानी ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये कि फिर भी इसकी वजह से इतनी ज्यादा फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती इस मैकेनिज्म की वजह से, कि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करते हैं, रात को बहुत सारी जमा कर लेते हैं ताकि दिन के टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज हो, तो ऑक्सीजन को फिर भी ताकि दोनों प्रोसेस साइड बाय साइड चलते रहें। लेकिन ये बात है कि फोटो रेस्पिरेशन इनमें खत्म नहीं होती, इनमें फोटो रेस्पिरेशन होती है, जो ये ऑक्सीजन यूज इसको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ये बात क्लियर हुई आमिर? यस यस सर। हाँ ये था इसमें, क्योंकि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ तो मैं चाह रहा था कि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो ना, बहुत सारी आपको बातें बताएं स्टूडेंट फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको तो सिंपल सिंपल सी बातें ना, बस वो याद रख लो। चलो आगे, बस आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कल से रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। चलो सही। मैं ये जी जी ये मैं वीडियो सेंड कर, लेक्चर सेंड करूंगा, 2-3 दफा इसको देख लेना फिर समझ आ जाएगा। जी थैंक यू सो मच सर, बस यही सही बोलना है। था। नहीं ये दोनों ही मैं सेंड कर देता हूँ लेक्चर।